I'm Bill Gates, chairman of Microsoft. Microsoft makes profits of about $1.5 billion per month. क्या आप लोगों ने नोटिस किया है माइक्रोसॉफ्ट स्पॉटलाइट से बाहर आ चुका है। अगर हम उनके टेक पीयर से कंपेयर करें तो माइक्रोसॉफ्ट रेयरली न्यूज़ में आता है और ज़्यादातर लोगों का स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है ही नहीं माइक्रोसॉफ्ट को लेके। इनफैक्ट मैं आर्ग्यू करूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वो प्रोमिनेंट टेक कंपनी है जिसमें लोगों का कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है ही नहीं। और एप्पल के साथ बात करें तो वहाँ पर पूरी कॉन्ट्रोवर्सी है उनके प्रीमियम प्राइसिंग को लेके और एंटी यूज़र पॉलिसीज़ को लेके। और फेसबुक और गूगल की बात करें तो हमारे पूरे प्राइवेसी आर्गूमेंट आ जाते हैं। और वहीं पर अमेजोन के साथ लोग कहते हैं कि उनकी कंट्रोवर्सी है कि वो लोगों को मजदूरी करवाते हैं। और नेटफ्लिक्स के साथ हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि खुश हैं कि वो क्रश हो रखे हैं आजकल। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। अभी दुनिया में ज़्यादातर लोग अभी भी विंडोज़ को यूज़ करते हैं और अगर आप एक मैक यूज़र भी हो ना तो आप प्रोबेबली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो ज़रूर यूज़ करते हो। फिर भी उनकी पॉपुलैरिटी को साइड में रखते हैं तो हम माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात ही नहीं करते कंपनी को लेके। आई मीन वो लिटरली फैंग का पार्ट भी नहीं है, उनका पब्लिक इंटरेस्ट भी है वो वर्चुअली ज़ीरो है जब हम कंपेयर करते हैं फैंग के मुकाबले। मगर इसके बावजूद भी माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस जो है वो पहले से काफ़ी अच्छा कर रहा है। इनफैक्ट उनके ग्रॉस मार्जिन 70% तक बढ़ चुके हैं और नेट मार्जिन 40% तक बढ़ चुके हैं। अगर एप्पल के ये मार्जिन होते ना तो लोग उनको ख़त्म ही कर देते उनकी बात करके। मगर क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट है ज़्यादातर लोग केयर नहीं करते या फिर उन्हें पता ही नहीं है शेयर होल्डर्स के अलावा। लास्ट ईयर माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को ओवरटेक कर लिया था और दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी थी कुछ ही मिनटों के लिए। मगर अगर यही चीज़ अमेजोन के साथ होती ना माइक्रोसॉफ्ट के बजाय तो हम सोशल मीडिया में देखते कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैल जाती। मगर कोई भी इस चीज़ से केयर नहीं करता क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट है। किसी तरह से वो एसेंशियली वीज़ा बन चुके हैं टेक स्पेस में क्योंकि हर कोई उनके बारे में जानता है और यूज़ करता है उन्हें रेगुलर बेसिस पे। मगर कोई भी केयर नहीं करता इस चीज़ से ज़्यादा। ऑनेस्टली ये प्रोबेबली आइडियल सिचुएशन है क्योंकि स्पॉटलाइट जो है हिस्टोरिकली कभी भी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। मगर किस तरह से एक ऐसी कंपनी जिसने मॉडर्न कंप्यूटर का एक्सपीरियंस को बनाया है वो स्पॉटलाइट को अवॉइड कर चुकी है और इतना ज़्यादा इफेक्टिवली भी। ये डेफिनेटली कोई भी एक्सीडेंट नहीं है। तो किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी बैकग्राउंड कंपनी बनी। अगर थोड़ा पीछे जाए तो माइक्रोसॉफ्ट पहले ऐसा डिस्क्रीट बिजनेस नहीं था। इन दी 80s एंड 90s माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक कंज्यूमर बिजनेस था और इसी की वजह से आज हम उन्हें जानते हैं। और एज अ फ्रंट फेसिंग कंपनी उन्हें बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला जो कि आज की टॉप टेक कंपनीज को मिलता है। बहुत सारे लोग सोचते थे कि माइक्रोसॉफ्ट एक ग्रॉस मोनोपोली है और बिल गेट जो है वो एक रूथलेस बिजनेसमैन है। बिल की सोशल इमेज उस समय आज के मार्क ज़करबर्ग की इमेज से कंपेयर की जा सकती है, मगर बिल ने ज़्यादा परवाह नहीं करी। वो सबसे अमीर इंसान थे पूरी दुनिया में और माइक्रोसॉफ्ट पहले से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल था तो वो थोड़ी सी भी पब्लिक क्रिटिसिज्म को अपने दिमाग में घुसने नहीं देना चाहते थे। मगर मे भी शायद उन्हें थोड़े अटेंशन देनी चाहिए थी अपने क्रिटिसिज्म में क्योंकि काफ़ी जल्द रेगुलेटर्स इन्वॉल्व हो गए थे। इन 1992 फेडरल ट्रेड कमीशन ने एक इंक्वायरी शुरू करी माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली को लेकर और काफ़ी जल्दी ये डीओजे की इन्वेस्टिगेशन में भी आ गया। और 1994 में डीओजे ने ऑर्डर किया माइक्रोसॉफ्ट को कि वो बाकी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट को विंडोज़ की सेल के साथ पैकेज नहीं कर सकते। हाउएवर इस चीज़ में एक फ्लॉ था कि माइक्रोसॉफ्ट जो है कंटिन्यू कर सकता था एडिशनल फीचर्स को विंडोज़ के साथ देना। ये प्रोबेबली माइक्रोसॉफ्ट के बेस्ट इंटरेस्ट में होता कि सेफ खेल के रेगुलेटर्स को टेस्ट नहीं करते वो लोग। मगर माइक्रोसॉफ्ट के अलग ही प्लान थे। इंटरनेट जो है वो एक्सप्लोड हो रहा था पॉपुलैरिटी में और एक चीज़ तो क्लियर थी माइक्रोसॉफ्ट को कि इंटरनेट जो है वो अगली बड़ी चीज़ होने वाली है। तो इससे क्या अच्छा तरीका होता कि इंटरनेट पे कैपिटलाइज किया जाए एक ब्राउज़र को लॉन्च करके। और इसी की वजह से इंटरनेट एक्सप्लोरर बना 1995 में। अगर माइक्रोसॉफ्ट वहीं पे रुक जाता तो इतना ज़्यादा बुरा नहीं होता उनके लिए। हाँ, वो अभी भी बाउंड्रीज़ को पुश कर रहे थे एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मोनोपोली होने की, मगर वो किसी भी तरह से कोड के रूल को वॉयलेट नहीं कर रहे थे, राइट। ये शुरुआत में तो ट्रू था मगर ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला। ये तो क्लियर था कि माइक्रोसॉफ्ट अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर को पॉपुलर बनाना चाहते हैं तो उन्हें उससे विंडोज़ के साथ देना पड़ेगा। और इसी की वजह से उन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोरर को एक फीचर बताया और विंडोज़ के साथ ही दे दिया। जैसा कि आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा, रेगुलेटर्स एग्जैक्टली इस क्लासिफिकेशन के फैन नहीं थे और इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट था और माइक्रोसॉफ्ट इसे फीचर बता रहा था ताकि डीओजे के सेटलमेंट से बच के निकल सके। शुरुआत में तो रेगुलेटर्स ने इस चीज़ को इग्नोर किया मगर माइक्रोसॉफ्ट फिर भी बाउंड्रीज को पुश करता रहा।
आपको याद है एप्पल की कंट्रोवर्सी जो कि आईफोन्स को स्लो करते थे पुराने? माइक्रोसॉफ्ट का उनका खुद का वर्जन था इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ। उन्होंने यूज़र्स और कोड को कहा कि अगर ब्राउज़र को अनइंस्टॉल कर देंगे वो, तो विंडोज़ धीरे चलेगी और ज़्यादा मेल फंक्शंस आएंगे। ये ऑब्वियसली कम्प्लीटली गलत था, और अगर विंडोज़ स्लो भी होती ना, तो ये ऐसा इसलिए था क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने उसे स्लो डाउन होने के लिए प्रोग्राम किया है, इसलिए नहीं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो विंडोज़ को अच्छे से चलाता था। इवेंचुअली रेगुलेटर्स को बस उनके सर का पारा चढ़ गया और 1998 में उन्होंने अपने सारे हाथ नीचे डाल के DOJ और अटॉर्नी जनरल जो कि 20 स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया से आए थे, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को सू कर दिया कि वो कंपटीशन को ख़त्म कर रहे हैं ताकि वो खुद के सॉफ्टवेयर की मोनोपोली को बढ़ा सके। यूजुअली इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है रेगुलेटर्स को इन्वॉल्व होने में, मगर एक बार अगर वो इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो बिजनेस करने आए। दो परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज़ का, स्टैंडर्ड ऑयल और AT&T। 1911 में स्टैंडर्ड ऑयल जो है वो 34 अलग अलग कंपनीज में टूट गया था, और 1984 में AT&T 8 अलग अलग कंपनीज में टूट गया था। इस तरह का ब्रेकअप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट को ख़त्म कर देता, और बिल को ये चीज़ पता थी। फॉर्चुनेटली माइक्रोसॉफ्ट के लिए बिल जो है पहले से ही फाइट करना शुरू कर चुके थे इस लॉ सूट के लिए, क्योंकि कुछ ही महीनों पहले लॉ सूट के माइक्रोसॉफ्ट ने एक्चुअली एप्पल को बेल आउट किया था। अगर आप एप्पल की हिस्ट्री जानते हो तो आपको पता होगा कि वो ख़त्म होने वाले थे लेट 1990s में और बैंकरप्ट होने वाले थे। इवन दो माइक्रोसॉफ्ट इजीली वो एप्पल को बैंकरप्ट होते हुए देख सकता था, बिल ने डिसाइड किया कि स्टीव के साथ वो एक डील बनाएंगे। स्टीव ने एग्री किया कि एप्पल को कॉपीराइट लॉ सूट जो है माइक्रोसॉफ्ट के अगेंस्ट उसको हटा देंगे वो, और इसी शर्त पे बिल जो है वो $150 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे एप्पल में। इस डील की वजह से ना कि सिर्फ बिल जो है वो एप्पल की लॉ सूट को हटा पाए अपने अगेंस्ट से, मगर कुछ प्लॉजिबल डिनाबिलिटी भी बना पाए खुद के लिए। अगर रेगुलेटर्स पूछते हैं उनकी मोनोपोलिटिक प्रैक्टिसेस के बारे में, तो बिल जो है पॉइंट आउट कर सकते थे किस तरह से उन्होंने एप्पल को बचाया और किस तरह से वो प्रो कॉम्पिटिशन है। अनफॉर्चुनेटली हालांकि रेगुलेटर जो है वो बिल के मास्टर प्लान की तरह नहीं चले, और 7 जून 2000 में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को ऑर्डर किया कि वो 2 सेपरेट यूनिट्स में काम करेंगे। एक यूनिट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाएगी और वहीं पे दूसरी यूनिट एडिशनल सॉफ्टवेयर बनाएगी। ऑनेस्टली ये रूलिंग इतनी ख़राब भी नहीं थी, क्योंकि AT&T जो है वो 8 पार्ट में टूट चुका था और स्टैंडर्ड ऑयल जो है वो 34 पार्ट्स में। मगर इसका मतलब ये नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट इस वर्डिक्ट से खुश था और वो किसी भी तरह से बिना फाइट की बजाय रुकने नहीं वाले थे। इसी वजह से उन्होंने अपील डाली, और अपील जो है इंस्टेंटली सुप्रीम कोर्ट तक गई, और जस्टिसेस ने सरप्राइजिंगली माइक्रोसॉफ्ट की साइड ली। मगर रीज़न वो नहीं था जो आप सोच रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने एग्री कर लिया कि माइक्रोसॉफ्ट एब्सोल्युटली एक मोनोपोली है। हाउएवर उन्होंने कहा कि ब्रेकअप ऑर्डर जो है वो नहीं होगा, क्योंकि जज जो है जिसने ऑर्डर इशू किया था उसने करेक्ट प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया। उसने हियरिंग्स को होल्ड नहीं किया रेमेडी पे, और वो सीक्रेट इंटरव्यूज़ भी दे रहा था रिपोर्टर्स के साथ जब केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया कि वो प्रॉपरली एक और ब्रेकअप को इशू करेंगे, मगर इस तरह से देखा कि पब्लिकली इतनी ख़राब हो चुकी है उनकी इमेज, इसमें तो कोई भी बात नहीं कि प्रोसिक्यूटर्स जो है उन्होंने एक और ब्रेकअप ऑर्डर को परस्यू ही नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने ऑर्डर दिया कि माइक्रोसॉफ्ट जो है अपनी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को थर्ड पार्टी कंपनीज़ के साथ शेयर करेंगे, और पैनल भी बिठाएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट की कंप्लायंस होगी इस चीज़ के साथ। माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिकली लॉटरी को जीत चुका था, और वो अवॉइड कर चुके थे एक गेम चेंजिंग ब्रेकअप को थैंक्स टू कुछ लूप होल्स की वजह से। और जिस तरह से उन्होंने बॉल खेली पब्लिक मोनोपोली को लेके, वो उन्होंने डेविस्टेट कर दिया था माइक्रोसॉफ्ट को। माइक्रोसॉफ्ट जो है इस चीज़ से बच के निकल चुका था। इसी के साथ साथ इस चीज़ से कोई भी शक नहीं था कि स्टीव बॉलमर और बिल जो है वो इस चीज़ को वापस से होना नहीं देना चाहते थे माइक्रोसॉफ्ट के साथ, और इसी की वजह से माइक्रोसॉफ्ट की लाइफ शेल में फिर से शुरू हो चुकी थी। इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट को सारी पब्लिक इंटरेस्ट को रोकना था अगर वो फ्यूचर लॉ सूट्स को रोकना चाहते थे, मगर किस तरह से इतनी बड़ी कंपनी जो है वो स्पॉटलाइट से बच के निकल सकती थी? आंसर ये था कि कस्टमर्स को स्विच करना। माइक्रोसॉफ्ट ऑलवेज जो है एक्सट्रीमली रूल्स पॉलिसी रखता था जब बात आती थी लोग उनके पायरेट करते थे सॉफ्टवेयर को। इनफैक्ट बिल जो है पब्लिकली एडमिट करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो रेदर उनका पायरेटेड वर्जन यूज़ करने देंगे सॉफ्टवेयर का, बजाय कि एक पेड वर्जन किसी और के सॉफ्टवेयर का। People don't pay for the software. They will, though. It's sort of as long as they're going to steal it, we want them to steal ours. They sort of get addicted, and then we somehow figure out how to collect sometime in the next decade. So, it's a great
great place to be involved. जैसा कि आप लोग देख सकते हो, बिल ओके थे कि लोग उनके सॉफ्टवेयर को पायरेट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि माइक्रोसॉफ्ट को और मार्केट शेयर मिलता है। और जैसा कि बिल ने कहा, ये आइडिया जो कि इवेंचुअली फिगर आउट कर लेते हो किस तरह का मेथड मोनेटाइजेशन के लिए, चाहे वो एड्स हो या डेटा कलेक्शन हो। और बाय द मिड 2000s विंडोज़ और ऑफिस बेसिकली मार्केट सिचुएशन में पहुंच चुका था। तो पूरा टाइम था कि कलेक्ट करना चाहिए डेटा को, मगर वो डिप्लॉय नहीं कर सकते थे एड्स या डेटा कलेक्शन मेथड्स को, क्योंकि रेगुलेटर्स रेडी थे अगले मूवमेंट के लिए जब माइक्रोसॉफ्ट कुछ भी करता, जिसकी वजह से वो बड़ा लीगल एक्शन ले लेते। तो डायरेक्टली मोनेटाइज करना कस्टमर्स को वो तो दूर की बात थी, मगर एक और मोनेटाइजेशन को देखना था उन्हें। बजाय कि वो मोनेटाइज करते हैं एंड यूज़र को डायरेक्टली, मे बी स्मार्ट आइडिया होता है कि बिजनेस को मोनेटाइज किया जाए। वो ऑलरेडी लोगों को यूज टू बना चुके थे, एडिक्टेड बना चुके थे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स के साथ। तो वो फोर्स कर सकते थे बिजनेसेस, इंस्टीट्यूशंस और कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स को कि वो विंडोज़ और ऑफिस के पैसे दें। उन्होंने आगे जाके बेसिकली विंडोज़ फ्री भी कर दी एंड यूज़र्स के लिए। तो किसी ने भी ज़्यादा कंप्लेन नहीं करी। आम लोग जो है वो डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट को पैसे नहीं दे रहे थे, और इंस्टीट्यूशन जो है उनके और अच्छी चीज़ें थी करने को, बजाय कि माइक्रोसॉफ्ट जो अपनी मोनोपोली को लेवरेज कर रहे थे और इनसेन मार्कअप्स को चार्ज कर रहे थे इसके बारे में कंप्लेन करने से। अब मैं कहना चाहूँगा ये लेजिटिमेट रीज़न था कंप्लेन करने का, अगर वो करना चाहते तो, क्योंकि 2010 के दौरान माइक्रोसॉफ्ट लिटरली उनके ग्रॉस मार्जिन 80% से भी ज़्यादा थे। वहीं पे रेगुलेटर जो है ज़्यादा केयर नहीं करते थे, वो सिर्फ केयर करते थे पब्लिक को प्रोटेक्ट करने की, ना कि इंस्टीट्यूशंस को। उन्होंने सोचा कि इंस्टीट्यूशंस के पास रिसोर्स और कैपिटल है खुद को प्रोटेक्ट करने का, अगर वो करना चाहे तो। और क्योंकि पब्लिक जो है उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, रेगुलेटर जो है वो वापस से कहीं और मुड़ चुके थे। इस चीज़ को मेंशन नहीं करना चाहिए, उनके पास और बड़ी मछली थी तलने के लिए, जैसे फेसबुक, गूगल और अमेजॉन, जो कि और भी ज़्यादा ऑब्वियस मोनोपोलीज हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इसी तरह से रहा जब बात आई कंप्यूटर ओएस मार्केट में। समय के साथ माइक्रोसॉफ्ट लीन कर चुका है B2B मॉडल पे, और वो अपने बिजनेसेस को बाकी प्रोडक्ट्स को सर्वर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग में भी ला चुके हैं। उसके बाद से जो साइड बिजनेस है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो विंडोज़ और ऑफिस को आउटशाइन कर रहा है। इनफैक्ट इंटेलिजेंट क्लाउड जो है माइक्रोसॉफ्ट का लार्जेस्ट रेवेन्यू ड्राइवर है आज, जो कि $20.9 बिलियन लेके आया लास्ट क्वार्टर। इसमें इंक्लूडेड है उनके सारे सर्वर प्रोडक्ट्स और क्लाउड सर्विसेज। सेकेंड प्लेस जो आती है वो प्रोडक्टिविटी और बिजनेस प्रोसेसेस कैटेगरी को जाती है, जो कि $16.6 बिलियन लेके आया है। इसमें है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस, लिंक्डइन और बाकी कमर्शियल प्रोडक्ट्स। और लास्ट प्लेस में हमारे पास पर्सनल कंप्यूटिंग कैटेगरी आती है, जो कि $14.4 बिलियन लेके आया है, और इसमें आती है विंडोज़, एक्सबॉक्स, बिंग और बाकी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट पूरी तरह से छोड़ सकता है अपने कंज्यूमर मार्केट को, और उनका बिजनेस सिर्फ 30% ही गिरेगा। और दूसरे शब्दों में वो कंज्यूमर बिजनेस को छोड़ सकते हैं और फिर भी $1 ट्रिलियन कंपनी रहेंगी। और यहीं पे माइक्रोसॉफ्ट जो है कम्प्लीटली अवॉइड कर चुका है स्पॉटलाइट को। और इन दी 80s और 90s माइक्रोसॉफ्ट जो है सबसे ज़्यादा वेल नोन कंज्यूमर बिजनेस था पूरी दुनिया में, मगर ब्रोकन अप होने के बाद वो 180 हो चुके हैं, और वो एक इंस्टीट्यूशनल बिजनेस से जिन्होंने अपनी मोनोपोली को मेंटेन किया है, काफ़ी कम क्रिटिसिज्म और लीगल ट्रबल्स को लेके। और अब वो इतना ज़्यादा स्विच कर चुके हैं कि वो उन्हें कोई भी पब्लिक अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए अच्छा यही होगा कि मीडिया जो है वो फेसबुक और गूगल को ग्रिल करे, बजाय कि माइक्रोसॉफ्ट को, जो कि शेडोज़ में अपना काम कर रहा है। और इसी की वजह से माइक्रोसॉफ्ट जो है पब्लिक की स्पॉटलाइट को अवॉइड कर रहा है। क्या आप लोगों को रियलाइज़ हुआ माइक्रोसॉफ्ट इस तरह का गेम खेल रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप कुछ नहीं कर सकते मगर इस स्ट्रेटेजी को रिस्पेक्ट कर सकते हो। और ऑफकोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।